हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। हरियाणा टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट के बाल विकास का प्रैक्टिस सेट 3 में आज हम मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्नों को हल करेंगे जो साइकोलॉजी के हिस्टोरिकल यानी कि जो ऐतिहासिक जो प्रश्न होते हैं उसको जो है हमने रखा हुआ है, जो आपके एस्टेट के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट कैटेगरी में आता है। आज का हमारा जो पहला प्रश्न होगा, निम्नलिखित में से कौन सा मनोवैज्ञानिक आत्मा के विज्ञान के रूप में मनोविज्ञान विचारधारा का समर्थक नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग साइकोलॉजिस्ट इज नॉट सपोर्टर ऑफ व्यू अबाउट साइकोलॉजी एज अ साइंस ऑफ सोल, यानी कि मनोविज्ञान में आत्मा का अध्ययन इसके जो है समर्थक नहीं हैं। तो उसमें प्लेटो, अरस्तु हैं, डेकार्ट हैं या उंट हैं। तो हमारा जो इसका आंसर होगा, आंसर हमारा कौन हो जाएगा, विलियम उंट हो जाएगा। विलियम उंट जो है, इन्हें हम लोग जो है फादर ऑफ साइकोलॉजी कहते हैं, यानी कि हमारे मनोविज्ञान के जनक के रूप में विलियम उंट को माना जाता है। तो ये एक संरचनावादी विचारधारा के हैं। संरचनावादी विचारधारा क्या होती है, तो जिसमें हम किसी भी चीज़ को सिस्टमैटिक तरीके से, जिसमें हम एक साइंस का चीज़ों को लेके कार्य करते हैं, एक प्रोग्रेस के रूप में कार्य करते हैं, वो हमारा क्या कहलाती है, संरचनावादी विचारधारा कहलाती है। तो इसीलिए जो हमारे विलियम उंट है, इनको जो है साइकोलॉजी में इनके वर्क के लिए, इनके काम के लिए इनको फादर माना जाता है। अब आते हैं, चाहे हमारे प्लेटो हों या अरस्तु हों या डेकार्ट हों, ये हमारे किसके हैं, तो ये हमारे आत्मा के विज्ञान के रूप में, मनोविज्ञान की विचारधारा के समर्थक के रूप में जाने जाते हैं। थोड़ा सा हम लोग इसके हिस्ट्री के बारे में जानेंगे, इसके थोड़ा सा स्टोरी के बारे में जानेंगे। हमारा जो साइकोलॉजी है, मनोविज्ञान है, ये इसे हम लोग पहले क्या बोलते थे, मना दर्शन बोलते थे, यानी कि मन का दर्शन बोला जाता था। यह एक हमारा, इसकी अगर जननी जो विषय की बात करेंगे तो हमारा कौन सा है, दर्शन शास्त्र है। यानी कि साइकोलॉजी का जो उद्गम है, जननी जो हमारी विषय है, कौन सा है, दर्शन शास्त्र है। दर्शन शास्त्र से ही हमारा साइकोलॉजी वर्ड का उद्गम हुआ था। इससे पहले जो है मना दर्शन बोलते थे। मना दर्शन के टाइम जो है हमारे जो अरस्तु थे, अरस्तु ने जो है आत्मा का अध्ययन के लिए जो है एक अपना बुक लिखा था, जिसे हम लोग बोलते हैं डी एनिमा। इसे आप लोग याद कर सकते हैं कि डी एनिमा जो है 400 BC साल पूर्व अरस्तु के द्वारा लिखा गया बुक था। इसमें क्या करते थे अरस्तु, तो इसमें अरस्तु जो है, इसमें जो बताया था इन्होंने, तो ये जो है लोगों के आत्मा का अध्ययन करके उसमें जो है पॉजिटिव चीज़ों को जो है रखते थे। यानी कि आत्मा का अध्ययन करके जो उनके अंदर नेगेटिव सोच थी, नेगेटिव थिंकिंग था, नेगेटिव जो विचार थे, उसको जो है शिक्षा के माध्यम से क्या करते थे, सकारात्मक परिवर्तन लाते थे। तो ये अरस्तु का कार्य था, वहीं से इसका उद्गम होता है। जो हमारा साइकोलॉजी है, इसको 4 स्टेज में जो है इसको देखा गया, पढ़ा गया, समझा गया। सबसे पहले हमारा ये था कि आत्मा का अध्ययन करना, यानी कि हम लोग जो है मनुष्य के आत्मा का अध्ययन करके जो है उसके बिहेवियर का, उसके पॉइंट ऑफ व्यू का, उसके जो नेचर है उसके बारे में हम लोग जानते थे। उसके बाद से आत्मा का अध्ययन से धीरे धीरे हम लोग जो है मन के अध्ययन पे आए। यानी आत्मा क्या है, तो आत्मा हमारा क्या है, अदृश्य है, जिसे देखा नहीं जा सकता। और जिसे देखा नहीं जा सकता तो हम लोग कैसे उस तरीके से टैकल कर सकते हैं कि हाँ वो चीज़ें सही है या गलत है। उसके बाद से हमारा मन का अध्ययन होने लगा। तो मन का अध्ययन भी एक समय के बाद जाके क्या हो गया, उसका जो है ख़त्म हो गया। यानी कि मन यानी मस्तिष्क क्या है, तो मन हमारा आज कुछ कह रहा है, विद इन द सेकेंड कुछ और हो जाएगा। तो मन का भी एक क्या है, तो एक मन हमारा क्या है, सर्टेन नहीं है, निश्चित नहीं है कि कब क्या होगा। इसीलिए मन के अध्ययन के बाद जो है हमारा आता है चेतना का अध्ययन, यानी कि हमारा कॉन्शियसनेस, यानी जो हमारा चेतना है, जो हमारी सोच है, जो हमारे थिंकिंग है, जो हमारा विचार है, उसके बारे में हम लोगों ने चीज़ों को करना प्रारंभ किया। इस चेतना का अध्ययन से ही हमारा जो जाते जाते लास्ट में हमारा जो वर्तमान में जो हमारा अध्ययन चल रहा है, वो हमारा चल रहा है व्यवहार का अध्ययन, यानी कि बिहेवियर का हमारा स्टडी किया जाता है। यानी कि आपका व्यवहार जैसा होगा वैसा ही आपका नेचर होगा, वैसा ही आपका विचार होगा, थिंकिंग होगा, सोच होगा, इसके बारे में चीज़ें ये चलती है। तो ये थोड़ा सा आपका हिस्टोरिकल चीज़ें थी जो आपको साइकोलॉजी के बारे में जानना होता है। एक और आपको इम्पॉर्टेंट चीज़ें मैं बताना चाहूँगा कि 1590 में रुडोल्फ गोइकनर,
मैं फिर से नाम लेना चाहता हूँ, 1590 में रुडोल्फ गोइगनर ने जो है सबसे पहले साइकोलॉजी शब्द का प्रयोग किया था। उनकी एक बुक थी जिसका नाम था साइकोलॉजिका जो है उनकी एक बुक थी साइकोलॉजिका, जिसमें उन्होंने जो है सबसे पहले साइकोलॉजी वर्ड को प्रयोग किया और वहीं से जो है हमारे साइकोलॉजी वर्ड जो है एक क्या होता है, एक दर्शन की भाषा से एक साइंस यानी कि एक विज्ञान में प्रवेश करता है। नेक्स्ट आते हैं हम लोग, शैक्षिक मनोविज्ञान के पिता के रूप में किसे जाना जाता है, यानी हमारे एजुकेशनल साइकोलॉजी के रूप में या एजुकेशनल साइकोलॉजी के फादर किसे बोला जाता है, तो ईएल थॉर्नडाइक को हम लोग एजुकेशनल साइकोलॉजी यानी कि शैक्षिक मनोविज्ञान के पिता के रूप में जानते हैं। एडवर्ड ली थॉर्नडाइक शैक्षिक मनोविज्ञान के जनक हैं। शैक्षिक मनोविज्ञान एक छात्र के व्यवहार का अध्ययन करता है, यानी कि हमारे जो शैक्षिक मनोविज्ञान होता है इसमें क्या किया जाता है, तो एक जो बालक है, एक जो व्यक्ति है, उसके व्यवहार, मैंने आपको बताया ही कि वर्तमान में किसका अध्ययन किया जा रहा है, तो वर्तमान में व्यवहार का अध्ययन किया जा रहा है। तो वहीं इसकी बात कर रहे हैं जिसमें हम उसकी स्मृति यानी उसका मेमोरी क्या है, वैचारिक प्रक्रिया यानी उसकी जो थॉट है, थिंकिंग है, प्रोसेस है, या ज्ञान को बनाए रखने की कैपेबिलिटी क्या है, क्षमता क्या है, इसके बारे में हम लोग जो है चीज़ों को जानते हैं। 1900 में उन्होंने एक बुक लिखा था द जर्नल ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी, तो इसी लेख में जो है इसमें जो है प्रकाशित किया और इसी में जो है इन्होंने जो है बच्चे के व्यवहार के अध्ययन के बारे में चीज़ों को बताया था। उन्होंने बच्चों की बुद्धिमत्ता यानी उनका जो इंटेलिजेंस है, जो बुद्धि है और उनकी सीखने की जो हमारी क्षमता है, कैपेबिलिटी है, क्या अध्ययन करने के लिए विभिन्न जो है मापदंड यानी कि जो हमारे अलग अलग पैटर्न्स क्या होंगे उसको जो है इन्होंने प्रिपेयर किया था। तो ये एजुकेशनल साइकोलॉजी के जो पिता हैं ईएल थॉर्नडाइक को माना जाता है। नेक्स्ट आते हैं हम लोग, निम्नलिखित में से कौन संप्रत जीन पियाजे ने अपने संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत में नहीं दिया है। यहाँ पे आपको समझना पड़ेगा, विच ऑफ द फॉलोइंग कंसेप्ट इज नॉट इंट्रोड्यूस्ड बाय जीन पियाजे इन हिज कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी। संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत जीन पियाजे के द्वारा दिया गया था, तो इसमें यह कहा गया है कि इसमें से कौन सा वर्ड जो है जीन पियाजे के द्वारा नहीं दिया गया है। पहला है हमारा एसिमिलेशन, जिसे हम लोग जो है आत्मसातीकरण कहते हैं। दूसरा हमारा होता है अकमोडेशन, जिसे हम समविष्टीकरण बोलते हैं। तीसरा हमारा होता है सांकेतिक यानी कि सिंबॉलिक, और चौथा हमारा होता है इक्विलिब्रियम यानी कि संतुलन की भाषा को बोलते हैं। तो जो इसमें हमारा भाषा जीन पियाजे के द्वारा नहीं दिया गया था, ये हमारा भाषा आता है सांकेतिक यानी कि सिंबॉलिक होता है। ये भाषा जो है सिंबॉलिक की बात जो है किसने कहा था, तो ब्रूनर साहब ने किया था। ब्रूनर साहब जो संरचनावादी विचारधारा के माने जाते हैं, तो उन्होंने जो है सिंबॉलिक भाषा की बात किया गया था। बाकी आपका एसिमिलेशन, एकमोडेशन और इक्विलिब्रियम यानी इक्विवेशन जो होता है, आपका संतुलन जो होती है, इसकी बात जो है किसने किया था, जीन पियाजे ने कहा था। यहाँ पे आपको थोड़ा सा मैप से मैं समझा दूंगा इनकी थ्योरी को। सबसे पहले यहाँ पे देख रहे हैं आप लोग एसिमिलेशन। एसिमिलेशन का मतलब होता है आत्मसातीकरण, यानी कि जब छोटा बच्चा है, जब छोटा बच्चा जो है सबसे पहले किसी भी चीज़ को देखता है तो उसे क्या करता है, आत्मसात करता है अपने अंदर। यानी कि मैं कोई भी चीज़ को जब प्रथम बार देखता हूँ, यानी जब बच्चा पैदा हुआ है, पैदा होने के बाद जो है किसी भी वस्तु को जब प्रथम बार देखता है यानी कि फर्स्ट टाइम चीज़ों को देखता है, तो उसे अपने कॉग्निशन में, उसे अपने मस्तिष्क में क्या करता है, उसे अस्थायी रखता है, यानी कि उसे आत्मसात करता है। आत्मसात करने का मतलब कि उसको रखना अपने पास, उसको एक मेमोरी में फिट करना। और उसी मेमोरी को जो है आपको पता होगा कि उसी मेमोरी को जो है हमारे जीन पियाजे साहब क्या बोलते हैं, स्कीमा बोलते हैं। यानी जो हमारा मेमोरी है जिसमें बच्चा जो है चीज़ों को आत्मसात करता है, उसे ही इन्होंने स्कीमा कहा था। तो स्कीमा आप लोग को याद होना चाहिए कि स्कीमा जो वर्ड है जीन पियाजे ने कहा था। नेक्स्ट आते हैं कि जब बच्चा कोई भी चीज़ को प्रथम बार देखता है उसे क्या करता है, एसिमिलेशन यानी कि अपने मेमोरी में फिट करता है। अब बच्चा क्या हो जाती है, बच्चा जो है
इक्विलिब्रिएशन में आ जाता है, यानी कि संतुलन की अवस्था में आ जाता है। यानी उसको भी ये पता हो गया, बच्चा पहली बार किसी बिल्ली को देखा तो बिल्ली के 4 पैर होते हैं, बिल्ली के जो है छोटे उसके चेहरे होते हैं, बिल्ली की एक पूँछ होती है, बिल्ली का ऐसे होता है, उसने जो है एक आत्मसात करके अपने माइंड में रख लिया। अब बच्चा जो क्या है संतुलन की अवस्था में है, लेकिन उसे जो है एक नया सिचुएशन आया, यानी कि न्यू सिचुएशन आता है, एक नई परिस्थिति आती है। बच्चे ने जो है क्या देख लिया, तो बच्चे ने जो है एक डॉग देखा, यानी कि पहली बार उसने अपने माइंड में क्या रखा था, बिल्ली के बारे में रखा था पूरा। अब उसने जो एक डॉग देखा, एक कुत्ते को देखा। अब कुत्ते को भी देख के वो उसका जो नज़रिया है वही है कि नहीं ये भी क्या है, बिल्ली ही बिल्ली है। यानी कि उसने जो है कुत्ते को जो है बिल्ली की तरह ही जनरलाइज किया, जैसे कि बिल्ली को आत्मसात किया था। लेकिन किसी ने कब बोला कि नहीं ये बिल्ली नहीं, ये क्या है, कुत्ता है। तो उस कंडीशन में जो है बच्चा क्या हो जाएगा, डिसइक्विलिब्रियम में चला जाएगा, यानी कि असंतुलन की अवस्था में चला जाएगा। अब उस कंडीशन में हम लोग क्या करते हैं, तो उस कंडीशन में हम बच्चों को बताते हैं कि जो बिल्ली है वो एक अलग प्रजाति हो, मतलब पशु में ही आएगी, लेकिन बिल्ली अलग है, और डॉग आपका जो कुत्ता है वो अलग है। इसके भी पैर सेम है, उसके भी पैर सेम है, इसके भी आपके पूँछ होते हैं, इसके भी पूँछ होते हैं। तो ये आपका क्या कर रहा हूँ मैं, तो मैं जो बताने वाले हैं बच्चों को, ये आपको अलग अलग तरीके से बताते हैं कि बिल्ली अलग है और कुत्ता अलग है। उस कंडीशन में बच्चा क्या करता है कि जो पहले बिल्ली के बारे में आत्मसात किया था उसमें क्या करेगा, तो उसमें मॉडिफिकेशन करेगा। मॉडिफिकेशन यानी कि उसमें क्या करेगा, कुछ बदलाव करेगा। यानी कि जहाँ पे बिल्ली के बारे में मेमोरी में रखा था उसके जस्ट जो है चीज़ों समझ के डॉग को भी रखेगा कि हाँ बिल्ली ये अलग होती है, डॉग अलग होता है। इस परिस्थिति को जब बच्चा जो है मॉडिफिकेशन यानी मॉडिफाई करता है अपने सूचनाओं को अपने स्कीमा में, उसे ही हम लोग क्या बोलते हैं, उसे ही हम लोग अकमेंडेशन बोलते हैं, उसे ही हम लोग संविष्टीकरण बोले जाते हैं। तो आई होप आप लोगों को ये कंसेप्ट जो है समझ में आया होगा। अगर आपको थोड़ा भी कोई भी कन्फ्यूजन होता है तो आप लोग जरूर कमेंट में पिन करिएगा, मैं दोबारा आपको चीज़ें बताऊंगा। नेक्स्ट आते हैं हम लोग, निम्नलिखित में से कौन सी फ्रायड के मनोलैंगिक विकास की अवस्था नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ स्टेज ऑफ फ्रायड साइकोसेक्सुअल डेवलपमेंट। सिगमंड फ्रायड के द्वारा एक थ्योरी दी गई थी, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरी है, वो हमारी थ्योरी थी मनोलैंगिक विकास की अवस्था। उसमें उन्होंने बच्चों के विकास के उसमें 5 स्टेज यानी कि 5 भागों में उन्होंने बांटा था, जो बच्चे के विकास के चीज़ों को आती है, जिसमें उन्होंने जो है जन्म से लेके बच्चे के किशोरावस्था तक की स्टेज को इन्होंने रखा था। जिसमें पहला अवस्था है ओरल, दूसरा एनल, तीसरा फैलिक, चौथा लेटेंट और जेनाइटल। तो इसको जो है 5 भागों में जो है सिगमंड फ्रायड ने रखा हुआ था। और ये तो इसमें इन्होंने बताया कि कौन सी अवस्था इसमें नहीं है, तो ओरल स्टेज हाँ इसमें पाई जाती है, प्री ऑपरेशनल स्टेज, लेटेंट स्टेज और एनल स्टेज, ये तीनों जो है सिगमंड फ्रायड के साइकोसेक्सुअल डेवलपमेंट की आती है। ये आपका जो प्री ऑपरेशनल स्टेज है ये आपके जीन पियाजे या के कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी के जो है उसमें जो है इसमें आपको देखने को मिलता है। यहाँ पे आपका जो आंसर हो जाएगा कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगी। अब आते हैं जो इनका थ्योरी है, इसको हम लोग अलग से कंसेप्ट विद एमसीक्यू के साथ लेके चलेंगे, अलग से इनकी थ्योरी को हम एक पीडीएफ के रूप में एक लेके आएंगे। नेक्स्ट आते हैं, सुल्तान पर किया गया कोहलर का अनुसंधान अधिगम के किस सैद्धांतिक दृष्टिकोण को पुष्टि करता है। यानी कोहलर रिसर्च विद सुल्तान सपोर्ट विच थ्योरिटिकल व्यू ऑफ लर्निंग। सबसे पहले तो आपको जानना पड़ेगा कि हमारे जो सीडीपी का जो सिलेबस है इसमें एक आपका पार्ट आता है लर्निंग थ्योरी यानी कि अधिगम का सिद्धांत, जिसमें आपको बहुत सारे लोगों को पढ़ने होते हैं, जिसमें कोहलर हैं, कोहलर के बाद आपको थॉर्नडाइक आ जाएंगे, स्किनर आ जाएंगे, पाउलो आ जाएंगे। तो इनकी जो है थ्योरी जो लर्निंग है गैने आ जाएंगे, थ्योरी को पढ़ने होते हैं। तो कोहलर के द्वारा जो है एक थ्योरी दिया गया था जिसका नाम था अंतःदृष्टि का अधिगम, यानी सिद्धांत बोल सकते हैं, यानी इनसाइटफुल लर्निंग जो है इन्होंने किसने दिया था, तो दिया था आपके कोहलर साहब ने दिया था। कोहलर ने जो है एक बनमानुष पे यानी बहुत से बनमानुष पे प्रयोग किया था, उसमें जो है सुल्तान नाम का जो बनमानुष था उस पे इन्होंने जो है ज़्यादा एक्टिविटी किया और उस पे उन्होंने कार्य किया था। तो यहाँ पे जो थ्योरी पूछी गई है
कोहलर की, तो कोहलर की थ्योरी क्या हो जाएगी, इनसाइट लर्निंग हो जाएगी। लेटेंट लर्निंग जो है आपके अलेक्जेंडर के हो जाते हैं, प्लेस लर्निंग अलग हो जाएगी और मॉडलिंग आपकी अलग हो जाती है। तो यहाँ पे इनसाइट जो लर्निंग होती है, अंतःदृष्टि के जो अधिगम है, ये आपके कोहलर के द्वारा दिया गया था। रॉस के अनुसार विकास की कौन सी अवस्था मिथ्या परिपक्वता अवस्था कहलाती है, यानी कि अकॉर्डिंग टू रॉस विच स्टेज ऑफ डेवलपमेंट इज नोन एज प्रिजडो मैच्योरिटी स्टेज। तो कौन सी जो है अवस्था होती है जिसमें बच्चा जो है मिथ्या परिपक्वता की अवस्था को कहा जाता है। इन्फेंसी यानी शैशवावस्था होती है, चाइल्डहुड बाल्यावस्था होती है, एडोलेसेंस किशोरावस्था, या हमारा एडल्टहुड प्रौढ़ावस्था होता है। तो सबसे पहले तो हमको ये जानना है कि हमारा मिथ्या परिपक्वता क्या होता है। तो आभासी या मिथ्या परिपक्वता की एक चरण को संदर्भित करता है जिसमें एक बच्चा अपने से बड़े लोगों की तरह कार्य करने की कोशिश करता है। उत्तर बाल्यावस्था को आभासी परिपक्वता की अवधि भी कहा जाती है, क्योंकि आमतौर पर इस अवस्था में यौवन के लक्षण दिखाई देने लगते हैं। देखिए, सबसे पहले ये समझना है कि ये मिथ्या परिपक्वता क्या होती है। तो इसमें जो बच्चा होता है तो बड़ों की तरह जो है बिहेव करना, यानी कि इमिटेशन करना प्रारंभ करता है। और ये जो अवस्था आपको देखने को जब मिलती है, ये हमारी होती है उत्तर बाल्यावस्था। यानी कि अगर हम बात करेंगे उत्तर बाल्यावस्था का, तो उत्तर बाल्यावस्था हमारा जो है कब से कब होता है, तो उत्तर बाल्यावस्था हमारा जो है 6 से लेके 11 या 12 वर्ष तक के बीच में आपको देखने को मिलती है। तो मोस्टली आपके जो है 10 साल के बाद जो है मिथ्या परिपक्वता जो है देखने को मिलता है। इसमें बालक क्या करता है, तो इसमें बालक जो है बड़े लोगों का या बड़े लोगों के बिहेवियर की तरह जो है, या एक रोल मॉडल की बोल सकते हैं, उनको उस तरह से लेके जो है चलना प्रारंभ करता है। यहीं पे बच्चे के अंदर जो है पबर्टी यानी कि यौवन जो है उनके अंदर आने लगती है। यौवन यानी कि चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, उसमें अपोजिट जो हमारे सेक्स होती हैं उनसे जो है अट्रैक्शन बढ़ जाता है। बच्चों के जो हार्मोनल जो चीज़ें होती हैं वो धीरे धीरे आने लगती हैं, जैसे मूछें आना हो गया, या और भी जो हार्मोन्स जो एक्टिविटी होती है फिजिकली, वो चीज़ें बच्चे के अंदर आना प्रारंभ होती है। तो ये चीज़ें यहाँ पे इन्होंने बात कही थी, किसके द्वारा, रॉस के द्वारा कहा गया था। नेक्स्ट आते हैं, निम्नलिखित में से किसका अध्ययन मनोविज्ञान एवं बाल विकास के प्रतिच्छेद बिंदु पर स्थित है। द स्टडी ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग एट द इंटरेक्शन पॉइंट ऑफ साइकोलॉजी एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, यानी कि मनोविज्ञान एवं बाल विकास के प्रतिच्छेद बिंदु पर किसका जो है अध्ययन किया जाता है। तो यहाँ पे सोशल साइकोलॉजी का अध्ययन किया जाता है, यानी कि सामाजिक मनोविज्ञान में इनका अध्ययन किया जाता है, या इंडस्ट्रियल औद्योगिक मनोविज्ञान में अध्ययन किया जाता है, या संगठनात्मक मनोविज्ञान में अध्ययन किया जाता है, या आपके डेवलपमेंटल साइकोलॉजी में अध्ययन किया जाता है। तो आपके विकासात्मक जो मनोविज्ञान है, इसी के अंतर्गत हम लोग जो है साइकोलॉजी और बाल विकास के जो हमारे प्रतिच्छेद जो बिंदु होते हैं उसको हम लोग जो है इसमें अध्ययन करते हैं। नेक्स्ट आते हैं, उत्क्रमणीय योग्यता विकसित होने की कौन सी अवस्था है। तो अगर हम लोग जो है जीन पियाजे के अवस्था के बारे में जानेंगे तो इन्होंने 4 प्रकार की अवस्था बताया था, जिसमें इन्होंने सबसे पहले बताया था हमारी कौन सी अवस्था होती है। तो सबसे पहले हमारी होती है सेंसरी मोटर स्किल, जो हमारा 0 से 2 वर्ष होता है। दूसरे नंबर पर इन्होंने बताया था प्री ऑपरेशनल स्टेज, जो हमारा 2 से 6 वर्ष होता है। तीसरे नंबर पर कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज, जो हमारा 6 से 11 वर्ष होता है। लास्ट में फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज, जो हमारा 11 से 15 वर्ष की अवस्था होती है। तो हमारी जो रिवर्सिबिलिटी का मतलब ये होता है कि बच्चा जो है, बच्चे के अंदर जो है किसी भी चीज़ का पलटावी गुण आ जाना। पलटावी गुण का मतलब ये होता है कि अगर मैं किसी भी वस्तु को अगर हॉरिजॉन्टल के गिलास, यानी एक गिलास में रखता हूँ किसी वस्तु को और एक मैं थाली में रखता हूँ, तो थाली में अगर 1 लीटर मैंने दूध रखा, गिलास में भी 1 लीटर दूध रखा, तो बच्चे से अगर मैं पूछता हूँ कि दूध किस में ज़्यादा है, तो बच्चा अगर बताए कि नहीं, दूध तो दोनों में क्या है, सेम है, बस उसका जो शेप है अलग है। थाली में जो है पूरा फैला हुआ है और जो गिलास है उसमें एक हॉरिजॉन्टल रूप में रखा हुआ है। तो अगर ये गुण जो है बच्चे के अंदर आ जाती है, उसे ही हम लोग क्या बोलते हैं, रिवर्सिबिलिटी की एबिलिटी बोला जाता है। अगर बच्चे के अंदर ये गुण नहीं आएगी तो वो हमारा क्या कहलाएगा, वो हमारा इरिवर्सिबिलिटी के स्टेज में आता है। तो ये पूछा गया यहाँ पे कि बच्चे के अंदर रिवर्सिबिलिटी जो एबिलिटी होती है वो डेवलप हो जाती है, तो किस स्टेज में होता है, तो आपको किस स्टेज में देखने को मिलेगा, तो यह हमारा जो है किस में देखने को मिलेगा, यह हमारा कॉन्क्रीट ऑपरेशनल में देखने को मिलता है। यानी कि जब बच्चा
6 से लेके 11 वर्ष के बीच में होता है, तो उस कंडीशन में बच्चे के अंदर रिवर्सिबिलिटी की एबिलिटी जो है आ जाती है। और किस कंडीशन में नहीं होती, किस अवस्था में नहीं होता रिवर्सिबिलिटी का, तो वो बच्चे के अंदर जो है प्री ऑपरेशनल स्टेज हो गया, सेंसरी मोटर जो स्टेज हो गया, इसमें नहीं होता है। नेक्स्ट आते हैं हम लोग, निम्नलिखित में से कौन सी पियाजे के संज्ञानात्मक विकास की अवस्था नहीं है। तो इसमें से कौन से पियाजे की कॉग्निटिव डेवलपमेंट अवस्था नहीं है, तो मैंने अभी आपको प्रीवियस जो हमारा क्वेश्चन था उसमें था कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज, बिल्कुल है, ये तीसरी अवस्था है। प्री ऑपरेशनल स्टेज ये हमारी दूसरी अवस्था है उनकी। सेंसरी मोटर स्टेज ये इनकी जो है पहली अवस्था है। और चौथी हमारी क्या होती है, फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज, चौथी हमारी होती है फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज होती है। लेटेंट जो स्टेज होती है ये इनकी अवस्था नहीं है। नेक्स्ट आते हैं, एक बच्चा कहता है कि चांद हंस रहा है, यह निम्न में से किस विशेषता को इंगित करता है। यानी कि अ चाइल्ड सेज द मून इज लॉफिंग, इट इंडिकेट्स विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स। यानी कि बच्चा जो है, जो हमारी निर्जीव वस्तु है उसको सजीव मान के कार्य करता है। जैसे आप लोग देखे होंगे जब छोटे छोटे बच्चे होते हैं तो बच्चा जो है दौड़ते हुए आ रहा, अचानक से गिर गया। अब गिरने के बाद जो है अगर या चेयर से ही जो है लड़के गिर गया तो बच्चा रोने लगता है। अब मम्मी या कोई आता है, अब चेयर को मारता है। अब चेयर को जब मारते हैं तो बच्चा क्या होता है, चुप हो जाता है। चुप होने का अब बच्चे को क्या है कि नहीं, अगर उसने गलती किया या उसने मुझे गिराया है तो मम्मी ने उनको मारा है, तो उस कंडीशन में बच्चा क्या चुप हो गया। तो बच्चा जो है निर्जीव वस्तु को सजीव मान रहा है। तो वो कंडीशन क्या होती है, तो वो कंडीशन हमारी क्या कहलाती है, वो कंडीशन हमारी कहलाती है एमिनिज्म। यानी कि एमिनिज्म में क्या बोलते हैं हम लोग, इसमें बच्चा क्या करता है, तो इसमें बच्चा जो है निर्जीव वस्तु को सजीव वस्तु के मान के काम करता है। ईगोसेंट्रिक होता है, तो बच्चा जो है अपने आप में जो है चीज़ों को कार्य करने के लिए प्रभावित होता है। यानी कि जो चीज़ उसको समझ में आ रहा है वो चीज़ करने के लिए वो अपना कार्य करेगा। सकारात्मक क्या होती है, पॉजिटिव, यानी कि जो आप पॉजिटिव तरीके से चीज़ों को समझते हैं करते हैं वो आपकी पॉजिटिविज्म कहलाएगी। और नेगेटिविज्म में आपकी जो नकारात्मक सोच होती है, थिंकिंग होता है, वो आपका नेगेटिव पैटर्न में लेके जाता है, वो आपका नकारात्मकता कहलाती है। तो हमारा जो ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 जो है सही हो जाएगा, जिसमें बच्चा निर्जीव वस्तु को सजीव मान के चलता है, उसे हम लोग एमिनिज्म कहते हैं। नेक्स्ट आते हैं, अंतर्दृष्टि का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था। अभी हम लोग ने बात किया था अंतर्दृष्टि का, इनसाइड थ्योरी इज गिवन हु, तो किसके द्वारा दिया गया था। तो यहाँ पे तो आपका कोहलर का नाम नहीं है, यहाँ पे आपका लिखा है बिहेवियरिस्टिक, गेस्टाल्टिस्टिक, स्ट्रक्चरिस्टिक यानी कि संरचनावादी द्वारा, या फंक्शनिस्टिक यानी कि प्रकारवादी द्वारा। यानी कि प्रकारवादियों के द्वारा दिया गया था, या संरचनावादियों के द्वारा किया गया था, या गेस्टाल्टवादियों के द्वारा किया गया था, या आपके व्यवहारवादियों के द्वारा दिया गया था। अभी अब मैं आपको चारों थोड़ा सा मैं बताना चाहूँगा। व्यवहारवादी का द्वारा मतलब क्या है आपका, कि जो बच्चे के अंदर जो है व्यवहार यानी कि बिहेवियर का जो स्टडी करते हैं, यानी टोटली मैं बोल सकता हूँ कि जो इन्वायरमेंट का स्टडी करते हैं। इन्वायरमेंट यानी कि जो परिवेश में जैसा आप करेंगे, जैसे कि वाटसन का एक स्टेटमेंट आप लोग का बहुत फेमस स्टेटमेंट है। वाटसन ने कहा था कि आप मुझे कोई भी बच्चा दे दीजिए, मैं उसे जो चाहूँ वो बना सकता हूँ, चाहे मैं पुलिस बनाना चाहूँ, या मैं एक वकील बनाना चाहूँ, या मैं चोर या डाकू बनाना चाहूँ। अब इस पे उन्होंने क्या था, तो उन्होंने जो है इन्वायरमेंट पे काम किया, यानी उनको हम लोग व्यवहारवाद के बारे में जानते हैं, समर्थक जानते हैं। उन्होंने बोला था कि मैं एक इन्वायरमेंट के द्वारा जो है बच्चे के अंदर जो बिहेवियर है उसको मैं चेंज कर सकता हूँ। तो ये हमारे व्यवहारवादी विचारधारा के होते हैं। संरचनावादी विचारधारा के लोग क्या हैं, तो ये लोग साइकोलॉजी के, यानी कि ये जो सिस्टमैटिक जो हमारा पैटर्न है उसको लेके चलते हैं। प्रकारवादी जो विचारधारा है ये हमारे जो पुराने जो हमारे दर्शन की बातें हैं उसको लेके चलते हैं। और जो आते हैं हम लोग गेस्टाल्टवादी विचारधारा। गेस्टाल्टवादी विचारधारा, पहले तो आपको समझना है गेस्टाल्ट का मतलब क्या होता है। तो गेस्टाल्ट का मतलब होता है आपका पूर्ण, यानी कि आपके जो है होल की बात करते हैं। होल यानी कि संपूर्ण की बात किया जा रहा है, पूरे की बात किया जा रहा है। जैसे ये आपका ब्लैक बोर्ड है, तो ब्लैक बोर्ड यानी कि ये पूरे की हम लोग बात करते हैं, यही हमारा क्या होती है, गेस्टाल्ट आती है। तो जो गेस्टाल्टवादी विचारधारा, ये जो गेस्टाल्ट है ये हमारा एक जर्मन वर्ड है, मैक्स वर्दिमर को जो है माना जाता है। इसके जो समर्थक थे कट कोपका थे और आपके
कोहलर थे और एक जो है कार्ट लेविन थे जिन्होंने फील्ड थ्योरी दिया था, यानी कि ये गेस्टाल्टवादी विचारधारा के समर्थक थे। इनका मानना ये था कि कोई भी चीज़ को, कोई भी वस्तु को हम लोग क्या करेंगे, होल टू पार्ट देखेंगे, यानी कि संपूर्ण से जो है हम लोग जो है एक पर्टिकुलर के रूप में जाते हैं। तो इस पे ही इन्होंने जो है अपना कार्य किया था। ये लोग जो है जर्मन साइकोलॉजिस्ट के रूप में ये आते हैं। तो हमारा जो आंसर हो जाएगा इनसाइड थ्योरी इज गिवन हुम, तो किसके द्वारा दिया गया था, तो गेस्टाल्टिस्ट के द्वारा दिया गया था, यानी कि गेस्टाल्टवादियों के द्वारा दी गई थी। आज का हमारा मोस्ट इम्पॉर्टेंट था, हमने ऐसा प्रश्न को लिया हुआ है जो आपके हिस्टोरिकल साइकोलॉजी को रिप्रेजेंट करते थे। तो इसमें जो है बहुत सारे प्रश्न थे जो आपको मैंने एक कंसेप्ट के साथ मैंने सिखाया हुआ है। थोड़ा सा वीडियो लंबा हो गया, उससे नहीं, आपको समझना जरूरी है। तो आई होप आप लोगों को चीज़ें समझ में आई होंगी। अगर आपको कोई समस्या होती है, कोई दिक्कत होती है, तो आप लोग कमेंट में पिन कर सकते हैं। धन्यवाद।